क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वायरस की क्लासिफिकेशन की 3 बेसिस हैं जिसकी बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन हमने करनी है। उसमें जो बेसिस है उसमें एक हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो होस्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वायरसेस की वो हमने कैप्सिड की बेस पे, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन करनी है, कैप्सिड या स्ट्रक्चर। तीसरी जो क्लासिफिकेशन वो जीनोम बेस्ड क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन के लिए एक नाम यूज किया जाता है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। और इसमें डेविड बाल्टीमोर ने इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, जीनोम बेस्ड। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। वायरसेस के होस्ट 3 तरह के होते हैं। देखिए, प्लांट भी वायरसेस के होस्ट हैं, इसी तरह से एनिमल जो है ये भी वायरसेस के होस्ट हो सकते हैं, और बैक्टीरिया भी वायरसेस के होस्ट हो सकते हैं। अब आपने बैक्टीरियोफेज जो है उसके लिए वर्ड यूज किया यहाँ। बैक्टीरिया को जो वायरस एज ए होस्ट यूज करते हैं, तो ऐसे वायरसेस को हम जानते हैं, हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसी तरह एनिमल वायरसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जूफेजेस, क्योंकि जू जो है वो एनिमल के लिए वर्ड यूज होते हैं, तो जूफेजेस। प्लांट वायरसेस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हम वर्ड यूज करते हैं फाइटोफेजेस। एक तो ये 3 वर्ड आपने याद रखने। दूसरा, हम इनमें देखें अगर, तो जो प्लांट वायरस होते हैं वो मोस्टली आरएनए वायरस होते हैं, इनमें आरएनए होता है। एनिमल वायरसेस के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों तरह के वायरसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ह्यूमंस के अंदर ज्यादातर वायरसेस जो डिजीज कॉज करते हैं वो आरएनए बेस्ड ही होते हैं। जैसे पोलियो को देख लें आप, आरएनए है। एचआईवी को देख लें आप, आरएनए है। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, ये भी आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस के ए और सी वेरिएंट जो है वो आरएनए वायरस है। तो इट मींस के ज्यादातर जो वायरसेस ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं वो आरएनए, बट एनिमल्स में, ह्यूमंस में डीएनए बेस्ड भी होते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरियोफेज जो है इसमें डीएनए वायरस होते हैं। अब इसमें एग्जांपल अगर हम देख लें, तो प्लांट वायरस जो कि बहुत कॉमन है, दैट्स अ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। और सीएएमवी, सीएएमवी स्टैंड्स फॉर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये प्लांट बेस्ड वायरस। अगर आप होस्ट में आ जाए एनिमल्स में, तो यहाँ पर तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि राइनो वायरस है, ये भी एनिमल्स के अंदर है। फिर आप जानते हैं कि पॉक्स वायरस है। फिर आप जानते हैं कि हर्पीस वायरस है। यहाँ पर तो एक लंबी लिस्ट ऑफ वायरसेस हैं, और आगे चल के हमने इस पे बात भी करनी है। अगर हम बैक्टीरियोफेज में आए, तो बैक्टीरियोफेज में टी फेजिस पे भी हमने आगे पढ़ना है, और इसकी एग्जांपल के अंदर एक्स फेजिस भी आएंगे। 2 तरह के फेजिस हैं। तो ये जो होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने लर्न कर लेने हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैप्सिड बेस्ड क्लासिफिकेशन, या जो शेप है वायरस की उसकी बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। उसकी क्या बेसिस, कैप्सिड क्योंकि वायरस की शेप को मेंटेन करते हैं। अब इसमें हम अगर इसको कैटेगराइज करें, तो सबसे पहले हेलिकल या रॉड शेप वायरसेस इसके अंदर आएंगे। उसके बाद एक शेप इसके अंदर है पॉलीहेड्रल, एक इसके अंदर है इन्वेलप्ड, क्योंकि कैप्सिड के बाहर भी एक प्रोटीन कोट के बाहर एक इन्वेलप हो सकता है। और चौथी जो शेप है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। अब ये 4 तरह के जो शेप हैं कैप्सिड के बेस पे। अब अगर हम हेलिकल में बात करें, तो ये टीएमवी यहाँ पे एग्जांपल है, और ये सवाल पेपर में आ भी चुका कई दफा। इसकी शेप जो होती है ये रॉड की तरह की, और ये आपको ऐसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट पर डिजीज कॉज करता है। और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस भी है। एवनिस्की ने जो सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया वो यही है। और ये फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस जब स्टैनली ने आइसोलेट किया था 1935 में, तो ये भी यहाँ पर आपको मिलेगा हेलिकल। उसके बाद पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल में जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो एडिनो वायरस की। एडिनो वायरस में ये आपको इस तरह जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके हर वर्टेक्स पे ऐसे स्पाइक्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर इन्वेलप होगा तो स्पाइक्स होंगे, देखिए इन्वेलप के बगैर भी आपको स्पाइक्स मिल रहे हैं। सो दिस इज द एडिनो वायरस एंड दिस कॉल्ड द पॉलीहेड्रल।
उसके बाद इन्वेल्प्ड वायरस। इन्वेल्प्ड वायरस जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन अराउंड कैप्सिड प्रेजेंट होती है, इसको हम इन्वेल्प्ड वायरस कहते हैं। एंड दैट मेम्ब्रेन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द होस्ट सेल, क्योंकि जो इन्वेलप होता है वो होस्ट के सेल से बनता है। तो अब लाइक मैं अगर यहाँ पर लूं कि ऐसे एक वायरस है, उसके अंदर ये कैप्सिड है, ये उसमें जीनोम है, तो उसमें उसके बाहर की तरफ भी आपको एक मेम्ब्रेन जो है वो नजर आएगी, लाइक दिस, एंड दिस इज द इन्वेलप। और मैंने आपको बताया था कि इन्वेलप जो है, इसका जो ओरिजिन है, इससे पहले लेक्चर में बात की थी कि वो होस्ट से हुआ है, इसने होस्ट से बनाया है, जिसकी वजह से इसकी जो कंपोजिशन है इन्वेलप की, वो भी हम देखेंगे तो लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये इसने अपने होस्ट से डिवेल्प किया है, तो इसको हम इन्वेल्प वायरस कहते हैं। और एग्जाम्पल इसमें भी काफी सारी एग्जाम्पल आ जाएंगी, बहरहाल मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा भी दे सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि हर्पीस वायरस जो है, जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स डिजीज कॉज करते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर इवन पॉक्स वायरस जो होते हैं वो भी इन्वेल्व वायरस होते हैं। फिर अगर हम फर्दर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें जो HIV है, जिनका हमने लाइफ साइकिल आगे डिटेल में डिस्कस भी करना है, वो भी इन्वेल्व वायरसेस हैं। अब कॉम्प्लेक्स वायरसेस कौन से होते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स वायरसेस वो होते हैं जिसमें पॉलीहेड्रल भी हो, और पॉलीहेड्रल के साथ साथ हेलिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो। अगर दोनों स्ट्रक्चर है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैक्टीरियोफेज को देखा, आगे डिटेल में हमने इसके बात भी करनी है। तो बैक्टीरियोफेज में हेड है, और हेड जो होता है वो पॉलीहेड्रल होता है, या उसको हम कहते हैं अकोसाहेड्रल, बिकॉज देयर आर 20 फेसिस। अकोसाहेड्रल जो है, इसका मतलब है 20 फेसिस। और इसमें जो टेल होती है, टेल इसके अंदर हेलिकल या रॉड शेप प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से इसको हम कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक इट्स लाइक अ टैडपोल शेप। अगर ओवरऑल यहाँ मैं लिख दूं, तो ये टैडपोल शेप जो है वो मिलेगा। तो अब ये चार तरह के कैप्सिड आपके सामने हैं, और इनमें से एग्जांपल पूछी जा सकती है, इनमें से आपसे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ सकती है कि क्या क्या इनका जो है वो स्ट्रक्चर है, किस तरह से प्रेजेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन जो हमने करनी है, वो उसकी बेसिस हमारे पास है जीनोम, जिसकी भी मैंने आपसे ऊपर बात की कि ये क्लासिफिकेशन को बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जीनोम की बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो इसमें हमें 6 ग्रुप्स मिलेंगे। 6 ग्रुप्स जो है वो मिलेंगे जीनोम की बेस क्लासिफिकेशन। अब किस तरह से और कौन कौन से? नंबर वन इज dsDNA वायरस। dsDNA, ds stands for double stranded DNA। दूसरा यहाँ पर ग्रुप हमारे पास है, वो है ssDNA, एंड SS stands for सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास यहाँ ग्रुप होगा, वो है dsRNA, इस पे हम बात करेंगे। और फोर्थ नंबर जो है वो है ssRNA। ssRNA के तीन हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे। ssRNA में एक पॉजिटिव ssRNA है, एक इसमें हमें मिलेगा नेगेटिव ssRNA, और एक हमें यहाँ पे मिलेगा RT-SSRNA। अब हमने इनकी एग्जांपल देखनी है, और इसमें एक दो पॉइंट हैं जो कि आपने यहाँ पे लर्न करने हैं, और क्वेश्चन भी है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसमें देखें, यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यूज किया है, ये क्या है, क्या इसको किस तरह से लिखते हैं? ये पॉजिटिव ssRNA है, इसको हम दो तरह से वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रैंड, या पॉजिटिव सेंस। एंड सिमिलरली यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो ये नेगेटिव यूज होगा, नेगेटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव सेंस। अब यहाँ आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट या इसकी एग्जांपल याद रखनी है। अब इसमें काफी सारी एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन वन ऑफ द की पॉइंट वो ये कि आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो होता है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ज्यादातर जो वायरसेस जिनमें डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, ये आपने याद रख लेना है।
हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वो कुछ आपने सिंगल स्टैंडर्ड वाले याद रखने, बाकी सारे अगर डीएनए है तो डबल है। आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब है कि आरएनए जो होगा वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा, लेकिन कुछ जो आपने याद रखने हैं वो डबल स्टैंडर्ड वाले आरएनए भी याद रखने हैं। तो इट मींस दैट कि यहाँ आपने एक एक स्मार्ट वे में ये चीजें जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं डीएसडीएनए वायरस की तरफ जो आ जाता हूँ। डीएसडीएनए वायरस कौन कौन से, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर डीएसडीएनए वायरस ही होंगे। अब उनमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें एक जो है वो पॉक्स वायरस, डीएस डीएनए वायरस, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। फिर हर्पीस वायरस जो आपकी बुक में मेंशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी इसमें आएगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये भी डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड वायरस है। इसके अलावा एडिनो वायरस, डीएस डीएनए वायरस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैक्टीरियल वायरसेस में आ जाएं तो एक वायरस है कॉलीफेज, ये भी डीएस डीएनए वायरस। फिर लेम्डा वायरस, ये भी डीएस डीएनए वायरस है। फिर एक वायरस है जो कि चिकन पॉक्स कॉज करता है, वो है वर्सीला जोस्टर, ये भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड। अब कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेजेस भी हैं, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो भी डीएस डीएनए वायरस है। बैक्टीरियोफेज डीएस डीएनए में भी आएंगे और एसएस डीएनए में भी आएंगे, लेकिन कौन कौन से बैक्टीरियोफेजेस यहाँ पे आएंगे, इसमें ज्यादातर जो इवन फेजेस हैं, T2 है, T4 है, T6 है, इसी तरह से T8 है, ये सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड वायरसेस के अंदर आएंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। अब हम आ जाते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है वो कौन से हैं। सिंगल स्टैंडर्ड मैंने बताया और ये सवाल पेपर में आ भी चुका है, तो ये थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। तो इसमें एक जो बहुत कॉमन है वो है पारो वायरस, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेजिस के कुछ स्ट्रेन जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं। अब बैक्टीरियोफेजिस के कौन कौन से स्ट्रेन जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड, इसमें एक है PyX174, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद एक है M13, एक है कोलिफेज S13, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये आपके सामने डीएनए है लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस जो है वो कौन से हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर एक आपने यहाँ बताना है रियो वायरस, ये एक डायरिया टाइप डिजीज है वो कॉज करते हैं। ये आपको यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस मिलेंगे। प्लांट्स के अंदर एक वायरस राइस ड्वार्फ वायरस, ये भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और ये वाउंड ट्यूमर वायरस भी इसको हम कहते हैं, वाउंड ट्यूमर वायरस। अब इसके अलावा ज्यादातर वायरस जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होंगे, लेकिन कुछ डबल स्टैंडर्ड है, वो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए। अब आ जाते हैं पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए और नेगेटिव सेंस एसएसआरएनए पे। अब इनमें एक तो फर्क क्या है, देखिए जो पॉजिटिव सेंस एसआरएनए है, एसएसआरएनए, इसको हम कहते हैं कि दिस एसएसआरएनए एक्ट एज मैसेंजर आरएनए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेंगे। और जो नेगेटिव एसएसआरएनए है, इसके लिए हम लिखते हैं एक्ट एज टेम्पलेट और मैसेंजर आरएनए, यानी ये मैसेंजर आरएनए के टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगे, यानी ये मैसेंजर आरएनए बनाएंगे नेगेटिव वाले, और पॉजिटिव जो होंगे वो एज इट इज मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेंगे। यानी पॉजिटिव वालों तो ऑलरेडी वो है ही मैसेंजर आरएनए, तो डायरेक्टली ये प्रोटीन कोड बना देंगे, ये प्रोटीन बना सकते हैं होस्ट के अंदर। लेकिन जो टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करे, इसका मतलब है इन्होंने पहले मैसेंजर आरएनए बनाना है, उसके बाद फिर ये प्रोटीन कोड बनाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो कि आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल्स हैं, अब वो कौन कौन सी हैं। जो पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए है, इसमें आपने याद रखना है कि एक वायरस जो है वो है रूबीला वायरस, या इसको हम टोगा वायरस भी कहते हैं। ये पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए के अंदर आएगा। इसके अलावा पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए में आपको हेपेटाइटिस ए वायरस एंड सी वायरस, ये क्योंकि दोनों आरएनए है, ये इसी के अंदर आएगा। दूसरा, इसके बाद आप देखेंगे कि जो कोरोना वायरस है, जिसको आप कोविड
और इसके सारे के सारे वेरिएंट, जिसमें हमने कल बात भी की थी, एक सार्स, सीवियर इम्यून सॉरी अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर इस तरह से मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए के अंदर आते हैं। ये बात कोरोना वायरस जो है। इसके बाद जो कॉमन डेंगू वायरस कहते हैं, फ्लेवी वायरस होता है, तो ये वायरस भी पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए के अंदर आएगा। तो ये तो हो गए पॉजिटिव एसएसआरएनए। अब जो नेगेटिव एसएसआरएनए है, जो कि एक्ट फॉर टेम्पलेट फॉर द मैसेंजर आरएनए, इसमें जो वायरस है वो एग्जांपल कौन सी है, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये आपने याद रखनी, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑर्थो मिक्सो वायरस, ये नेगेटिव सेंस एसएसआरएनए के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा नेगेटिव सेंस एसआरएनए में जो पैरामिक्सो वायरस है, वो भी इसी ग्रुप के अंदर आता है, जो आप जानते हैं कि मम्स और मीजल्स की डिजीज जो है वो कॉज करते हैं, पैरामिक्सो वायरस। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव सेंस में ले लें तो एक वायरस जो है वो रेबीज, जो कि रैबिट डॉग या कैट या अदर एनिमल से ट्रांसफर होता है, ये भी इसी के अंदर आएगा। फिर एक और डिजीज जो कि इसका भी रिसेंट आउटब्रेक हुआ था, इबोला, ये वायरस जो है ये भी इसी कैटेगरी के अंदर नेगेटिव सेंस एसएसआरएनए के अंदर आ रहा है। उसके बाद आखिरी जो है दैट इज द आरटी एसएसआरएनए। आरटी स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऐसे वायरस जिसके अंदर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब आप जानते हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और इसमें जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो एचआईवी की है, और इसको डिटेल में हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो ये आपके पास जो जीनोम बेस्ड क्लासिफिकेशन, कैप्सिड बेस्ड क्लासिफिकेशन और पोस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन, तीन तरह की क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस की है, यहाँ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने माइक की ऑप्शन खोल दी है। और चलें जी, हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अच्छा, एक तो ये इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट पे हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी एक हाई यील्ड टॉपिक है, और इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बैक्टीरियोफेज में सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात कर ले, तो आप जानते हैं कि एक साइंटिस्ट वॉट 1915, इसने सबसे पहले बैक्टीरियल वायरस को डिस्कवर किया। इसने देखा कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट डी हैरली 1917, इसने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया, और जो इसने नेम यूज किया था बैक्टीरियोफेज का, वो एक्चुअली डी हैरली ने यूज किया था, बैक्टीरियोफेज। अब इसमें जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया इनका होस्ट है? होस्ट को हम देखेंगे तो इकोलाई, एक्सक्रेशिया कोलाई, जो कि एक रॉड शेप बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया वाले चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वो इसका होस्ट है। और ये लाइफ साइकिल दो तरह से चलता है। लाइफ साइकिल में एक साइकिल की एक फेज जो है उसको हम लिटिक फेज कहते हैं, और दूसरी फेज जो है वो लाइसोजेनिक फेज है, या साइकिल की दो फॉर्म आप कह सकते हैं। अब इसमें हम कुछ डिफरेंसेस जो है वो देख लेते हैं। देखिए, जो लिटिक फेज है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि दैट इज द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो होस्ट होता है, होस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है यहाँ पर। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में हम एसोसिएशन जो देखते हैं, या रिलेशनशिप जो देखते हैं, वो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसमें जो डिस्ट्रक्शन है होस्ट की नहीं होती जब तक ये साइकिल या फेज जो है वो चलती रहती है। अब दोनों में हम अगर मजीद चीजें देखें, तो इसमें जो वायरल कंपोनेंट है, डीएनए और साथ प्रोटीन, वो मल्टीप्लाइड होगी, बट नो डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिवीजन यहां पर नहीं होगी।
और फाइनली बैक्टीरिया जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सेल बस्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पर वायरल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के साथ जो होस्ट होगा दैट आल्सो कंटिन्यू टू डिवाइड, वो भी साथ साथ डिवाइड होता जाएगा। और उस वक्त तक डिवाइड होता जाएगा, यहाँ एक पॉइंट लिख दूं, अंटिल इंडक्शन टेक प्लेस, जब तक के इंडक्शन नहीं हो जाती। नाउ व्हाट इज द इंडक्शन? एक पॉइंट है, ये एक ऐसी फेज है जिसमें जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो वापस जो है वो लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन के जब चेंज आती है तो उनमें कन्वर्जन होती है। अब होता कैसे? इस तरह से ये फिनोमिना जो होगा, अब देखिए कुछ तो ऐसे हैं कि कॉमन स्टेप है दोनों के लिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करूं तो हमें कुछ कॉमन स्टेप्स मिलेंगे जो कि लाइसोजेनिक में भी होंगे और लिटिक साइकिल के अंदर भी होंगे, कॉमन स्टेप्स। और कब पता चलेगा कि लिटिक साइकिल है या लाइसोजेनिक साइकिल? देखिए सबसे पहले वायरस आएगा, उसमें लैंडिंग होगी, और लैंडिंग के बाद सेकेंडली जो स्टेप है उसको हम एड्सॉर्प्शन या हम अटैचमेंट वर्ड यूज करते हैं। एड्सॉर्प्शन वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दैट अटैच विद स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स, उसने स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे अटैच होना है, उसको एड्सॉर्प्शन कहेंगे। तीसरे नंबर पे जो स्टेप है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेल। टेल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल प्रोटीन होती है, और साथ ही इसी दौरान उनके अंदर लाइसोजाइम प्रोड्यूस होगा। लाइसोजाइम जो है ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम हम जानते हैं कि उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। साथ ही फोर्थ स्टेप होगा दैट इज द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन किस चीज की होगी? पेनिट्रेशन होगी कोर प्रोटीन की, या हम कह सकते हैं कि जो टिप होती है उसको हम टेल पिन भी कहते हैं, जस्ट लाइक द निडल ऑफ द सिरिंज, वो उसकी पेनिट्रेशन होगी। और जैसे वो पेनिट्रेट कर जाएगा उसके बाद पांचवें नंबर पे जो स्टेप होगा वो होगा डीएनए इंजेक्शन। तो डीएनए जो है वो अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो कोर प्रोटीन है वो वापस जो है वो बाहर आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे इंजेक्शन लगाते हैं हम, तो सुई जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और उसमें जो दवाई होती है उसको हम बॉडी में डाल देते हैं। सो व्हेन देयर इज अ डीएनए इंजेक्शन, तो यहां तक तो लाइसोजेनिक लिटिक साइकिल में कोई फर्क नहीं हमें मिलता क्योंकि ये तो सारे स्टेप जो है वो कॉमन है। लेकिन उसके बाद व्हेन देयर इज अ डीएनए इंजेक्शन, अब उसका इंजेक्शन, डीएनए इंजेक्शन हुआ, अब जैसे इंजेक्शन होगा तो अब क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, क्या पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, नंबर एक, कि जो वायरल डीएनए है जब जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, वो जाके डाइजेस्ट बैक्टीरियल डीएनए, क्या ये करेगा? या वायरल डीएनए ज्वाइंस बैक्टीरियल डीएनए, या वो बैक्टीरियल डीएनए को ज्वाइन कर लेगा? या सी में लिखता हूं, बैक्टीरियल डीएनए डाइजेस्ट वायरल डीएनए, या डेल्टा में लिखता हूं, ऑल और करेक्ट, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जरा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे जल्द इसका आंसर करें कि इनमें क्या चीज जो है वो हो सकती है। जी अफाक ने कहा है ए, जिशान ने कहा है डी। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनमें से? जैनब ने भी ए कहा है। अच्छा देखें, जब डीएनए इंजेक्ट होता है अंदर तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी तो ये हमें मिलेगी कि वायरल डीएनए डाइजेस्ट कर देगा बैक्टीरियल डीएनए को, ये भी सही है। इन केस ऑफ लिटिक साइकिल, अगर तो ये होगा तो हमें पता चल जाएगा कि लिटिक साइकिल है। अगर ये वाला होगा बीटा, ये वो ज्वाइन कर लेगा बैक्टीरियल डीएनए को, और जब वो ज्वाइन कर लेगा तो उस वक्त हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोफेज, या एक वर्ड यूज होता है टेम्परेट फेज। अगर तो ये हुआ है तो इट मींस के ये है लाइसोजेनिक साइकिल, तो ये भी हो सकता है। ठीक है।
दोनों हो सकते हैं। अब क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? यस, ये भी पॉसिबिलिटी। कैसे? क्योंकि देखिए बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के अंदर है, और ये क्या करता है, ये वायरस के डीएनए को डाइजेस्ट कर सकता है। क्योंकि देखें जो लाइफ साइकिल लिखा है वो तो सक्सेसफुली लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी तो नहीं है हर वक्त सक्सेसफुल हो। तो इट मींस दैट के तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द करेक्ट। तो कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स। अब यहीं से ऐसे सवाल बन सकता है कि डीएनए जब इंजेक्ट होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आ सकती हैं। सो ये एक सवाल जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो फर्दर देख लेना है। तो लाइसोजेनिक लिटिक साइकिल, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से वो इस साइकिल में आएगा, कन्वर्जन कैसे होगी, प्रोफेज क्या होता है, इंडक्शन कैसे होती है, लाइसोजेनिक लिटिक में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसको जरा सुने। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, हाउ मेनी न्यू फेजेस और develop in 50 minutes? Alpha option is 200, beta option is 400, Charlie option is 4000, delta option is 40,000. जी, how many new phages are produced after the 50 minutes? 50 minutes के अंदर। जी आंसर आ रहे हैं। जैनब ने 200 कहा है, लाला जान ने 4000 कहा है, जीशान ने 40,000 कहा है। तो जो करेक्ट आंसर है, जीशान का आंसर बिल्कुल सही है, 40,000 इज करेक्ट। अब कैसे, देखिए बुक्स में लिखा हुआ है कि जी 25 मिनट्स के अंदर 200 पेजेस बनते हैं, और एक से 200 बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 50 मिनट में फिर अगर आप 400 लगाएंगे, इसका मतलब एक से दो दो बनेंगे। ऐसा नहीं होगा, एक से दो 200 बनेंगे। तो 50 मिनट के अंदर 40,000 इस तरह से बनेंगे कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब आप जल्दी में गलत कर देते हैं, कि आपने उसको सोचना है प्रॉपर कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जा सकता है। इस तरह का सवाल इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक सवाल पेपर में आया कि बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेशन हो रही है, लाइक दिस द कप ऑफ, एक कप ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का ये कप जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है, और हाफ फिल्ड जो है वो 30 मिनट के अंदर ये हाफ फिल्ड है। और उसने बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन टाइम जो बताया है, वैसे तो 20 मिनट होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर बताया कि जो है वो 1 मिनट जो है वो रेप्लिकेशन टाइम है, 1 मिनट में रेप्लिकेट कर जाते हैं। अगर हाफ जो है वो 30 मिनट में हो रहा है, तो बताएं ये कप फुल कितनी देर में होगा? क्या ये 60 मिनट में होगा, क्या ये 50 मिनट में होगा, या ये क्या 31 मिनट के अंदर होगा, या ये 40 मिनट के अंदर होगा? क्या आंसर आएगा इसका? 1 मिनट में रेप्लिकेट कर रहे हैं, हाफ 30 मिनट में हुआ है, फुल कब कब होगा? जी तो क्या आंसर होगा इसका, बताएं जरा। सी का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। निशान ने सी का है, और बताएं जल्दी से जरा। बिलाल ने कहा 31 में। ओके यस। देखें रेप्लिकेशन टाइम जो है वो 1 मिनट है, तो 1 मिनट के बाद डबल होनी है हर चीज। तो इसका मतलब है कि हाफ अगर 30 मिनट में है, तो अगले ही मिनट के अंदर वो फुल हो जाएगा, क्योंकि हाफ जितने भी वहां पर बैक्टीरिया लाइक 10,000 हैं, उन्होंने 20,000 बन जाना है। तो इस वजह से यहाँ ये और से आपने देखना है कि क्या चीज इसके अंदर करेक्ट होगी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 30 मिनट्स आएगा। तो इसमें जो बैक्टीरियोफेज है और उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, लिटिक लाइफ साइकिल में क्या फर्क है, दोनों में टेक्निकली डिफरेंस क्या है, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप जानते हैं कि दो चीजें होती हैं। लाइक अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ बैक्टीरियोफेज की बात कर लें, बैक्टीरियोफेज में क्योंकि इसका स्ट्रक्चर टैडपोल शेप है, टैडपोल, टैडपोल जो है उसमें हेड और टेल होता है, हेड एंड टेल, ठीक है। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हेड इसका ऐसे आपको पॉलीहेड्रल मिलेगा, टेल जो है इसके अंदर हेलिकल होती है, पहले मैंने आपको बताया। यहाँ पर यहाँ जो टेल है उसके बिल्कुल स्टार्ट में, हेड और टेल के स्टार्ट में आपको कॉलर मिलता है,
और जहाँ टेल एंड हो रही है उसको हम एंड प्लेट कहते हैं, और यहाँ एक टेल पिन होती है जो कि इंजेक्ट होती है। ठीक है, अब इसमें ये जो एंड प्लेट है यहाँ से फाइबर्स राइज होते हैं, 6 टेल फाइबर्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनको हम टेल फाइबर्स कहते हैं, एंड देयर 6 नंबर। ये आपको कॉलर मिल रहा है, ये इसमें एंड प्लेट या इसको बेस प्लेट कहते हैं, और इसमें हेड है, हेड में ये इसका जीनोम है, जीनोम इसके अंदर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये बाहर की तरफ आपको इसमें कैप्सिड मिल रहा है जो कि प्रोटीन है। टेल में एक तो ये अंदर की तरफ जो आपको मिल रही है इसको हम कहते हैं कोर प्रोटीन, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, यहाँ अदर टाइप ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जो कि बाहर की तरफ होगी, इसको हम कोट प्रोटीन कहें, कोट प्रोटीन। ठीक है, ये नीचे जो इंजेक्ट करना है इसने डीएनए जहां से, इसको टेल पिन कहते हैं। तो अब यहां से यहां ऊपर का स्ट्रक्चर जो है ये हेड है, और यहां से यहां नीचे आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये टेल है। अगर मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो याद रखना है कि मॉर्फोलॉजिकली टेल जो होती है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन होती है। हेड में इसके डीएनए और प्रोटीन जो है वो दोनों प्रेजेंट होती है। हेड जो है ये पिरामिड शेप भी आप इसको कह सकते हैं, हेक्सागोनल ये आपको मिलता है। ठीक है, और इसमें 2 ट्राइंगुलर फॉर्म में ऐसे विद कॉमन बेस ये ऐसे प्रेजेंट होती हैं, और इसमें डिफरेंट जो आपको फेसेस नजर आते हैं। तो ये इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, और जो बैक्टीरियोफेज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये इवन फेजेस है, इवन फेज। ठीक है, और इवन फेज में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे काम करता है या अटैक करता है वो T4 है, टी स्टैंड्स फॉर टाइप। तो ये स्ट्रक्चर भी आपने इसका लर्न कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की भी हमने बात करनी, इंपॉर्टेंस की क्या, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देखिए, जो बैक्टीरियोफेज आ गए या सिंपली में फेज या ओवरऑल वायरस की क्या क्या इंपॉर्टेंस, आप जानते हैं कि वायरसेस जो है दे कुड बी यूज्ड एज वेक्टर इन द जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च में ये वेक्टर के तौर पे यूज होते हैं। और लेमडा फेज एक वेक्टर है आफ्टर प्लाज्मिड, जो कि प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन वेक्टर है, लेकिन साथ साथ लेमडा फेज भी जेनेटिक रिसर्च में, जिसमें हम जीन को इंसर्ट कर सकते हैं और कैरी करके किसी भी अदर सेल में इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा, ये एक कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं इन द जीनोमिक लाइब्रेरी। देखिए, जब जीनोमिक लाइब्रेरी में हम जीन को प्लेस करते हैं, वो जीन या तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में रखे जाते हैं, या वो जीन जो है वो बैक्टीरियोफेजिस के अंदर रख के उनको वहां मेंटेन किया जाता है, रेप्लिकेट करवाया जाता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर भी इसका यूज है। दूसरा, वायरसेस जो होते हैं उनका रोल जो है वो जीन थेरेपी में भी होता है, कि जब हम जीन को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो हमने सेल के अंदर जब जीन को भेजना होता है तो वहां पर भी स्पेसिफिकली हम रिट्रोवायरसेस को यूज करते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पर वर्ड याद रखना है। इसके अलावा एक टर्म यूज होती है जब हम वायरस को यूज करते हैं किसी भी जगह जीन ट्रांसफर में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसडक्शन में क्या है कि हम वायरसेस को यूज करेंगे इन जीन ट्रांसफर, या बैक्टीरियोफेज को यूज करेंगे कि हम अगर इसके अंदर जीन रख दें और वो जीन कहीं और ट्रांसफर कर दें, तो दैट टर्म एज अ ट्रांसडक्शन। तो ये कुछ इसके लिए बेसिक टर्म्स जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो यहाँ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।